हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं और वो है एक रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स कैसे तैयार होती हैं, डॉक्टर्स इनमें क्या लिखते हैं और कैसे इसके बाद ये एग्जामिनेशन जो विक्टिम का एग्जामिनेशन है उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कोर्ट्स में कि किस तरह डॉक्टर की गवाही से इन रिपोर्ट्स को साबित करके विक्टिम को न्याय दिलाया जाता है, जस्टिस दिलाया जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इस रिपोर्ट्स के बारे में, पीड़ित के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि एक रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखना ना भूलें क्योंकि तभी आपको बातें सारी समझ में आएंगी। इसमें हमने हाई कोर्ट की एक रूलिंग और जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये इन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहता है, डॉक्टर्स किस तरह रिपोर्ट करते हैं, उसमें क्या गलतियां करते हैं, क्या उन्हें करनी चाहिए और उन गलतियों की वजह से कोर्ट को भी कई बार परेशानी होती है और विक्टिम्स को भी न्याय मिलने में दिक्कत होती है। तो आज हम इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की जाती हैं और किस तरह रिपोर्ट्स में गलती हो जाती है या कुछ डॉक्टर्स जो पहली बार पीड़ित का विक्टिम का एग्जामिनेशन करते हैं, पुलिस को नहीं पता होता कि ये पहली बार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में ये जानकारी फिर उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू आती है कि उन्होंने पहले कितनी बार कितनी पीड़िताओं का, कितनी विक्टिम्स का एग्जामिनेशन किया है। तो उनका एक्सपीरियंस इस मामले में बोलता है। अगर डॉक्टर को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो गलती कर जाता है रिपोर्ट बनाने में और उसका खामियाजा प्रोसिक्यूशन को भुगतना पड़ता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम चर्चा करते हैं इस मेडिकल रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है, ये हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक मैंने रिपोर्ट ली है और मैं 1 बाय 1 इसमें बताऊंगी। वैसे तो मैंने इसमें 2 रिपोर्ट ली है ताकि डॉक्टर्स क्या गलतियां कर रहे हैं और कई बार कोर्ट उन गलतियों को पॉइंट आउट करता है लेकिन वो पर्टिकुलर केस में ही दबकर रह जाती हैं, वो लॉ स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती, वो डॉक्टर्स तक भी नहीं पहुंच पाती कि कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट बनाने के दौरान क्या गलती की है। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्टर्स तक भी पहुंचना चाहिए, ये पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों तक भी पहुंचना चाहिए और लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट्स और जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके लिए तो इसकी महत्ता है ही है। तो ये देखिए, ये एक मेडिकल ऑफिसर, किसी ये पीएससी का एक मेडिकल ऑफिसर है। यहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम या जो भी जिस इलाके में वो है सिचुएट कर रही है, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। तो ये मेडिकल ऑफिसर सबसे पहले ऊपर मेडिकल ऑफिसर का नाम ये लिखा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट पर कि कहाँ से ये रिपोर्ट बनी है। इसके बाद इसका डिस्पैच नंबर आता है, ये इसका डिस्पैच नंबर है। अब आप पूछेंगे कि ये डिस्पैच नंबर क्या होता है, कि जब तो इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ कि जब ये रिपोर्ट बनाई जाती है, ये रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसके बाद डॉक्टर जो है वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में इस रिपोर्ट को इसकी प्रविष्टि होती है, इसकी एंट्री होती है वहाँ पर और फिर एंट्री के बाद ये भेजी जाती है। तो जैसे हम कोई लेटर भेजते हैं तो लेटर भेजते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई लेटर कहीं से भेजा जाता है तो वहाँ एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, वहाँ हर आने वाले लेटर की एंट्री होती है, उसको रिसिप्ट रजिस्टर बोलते हैं और जाने वाले लेटर की जो एंट्री होती है उसको डिस्पैच रजिस्टर बोलते हैं। तो इस डिस्पैच रजिस्टर का ये जो नंबर है ये डिस्पैच नंबर कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये 14 नंबर का पत्र है और 2004 में ये डिस्पैच हुआ है, तो 14/2004 14 अबाव
04 ये इसका डिस्पैच नंबर आ गया है। तो ये डिस्पैच नंबर इसकी जेन्युइननेस को तय करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये उसी हॉस्पिटल से ये जारी हुई है और डिस्पैच हुई है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी डिस्पैच नंबर, अक्सर डॉक्टर इस बारे में गलती करते हैं, वो डिस्पैच नंबर नहीं अंकित करते हैं या भूल जाते हैं या जो भी पोजीशन होती है, लेकिन उसका फायदा फिर अक्यूज्ड उठाता है, क्योंकि वो उसकी यथार्थता, उसकी जेन्युइननेस पर वो इसमें सवाल उठाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन का एक बिंदु है जो नए एडवोकेट्स नहीं जानते, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पर वो एक सवाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ डेट आ जाती है कि किस डेट को ये डिस्पैच किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देती हूँ, जैसे 18/8 और ये 2004 में ये लेटर डिस्पैच किया गया, ये रिपोर्ट डिस्पैच की गई, तो यहाँ इसकी डेट आ जाती है। इसके बाद ये रिपोर्ट किस बारे में है, वो लिखा गया है एग्जामिनेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। क्या उस विक्टिम के साथ क्या मतलब क्या किस तरह का ऑफेंस हुआ है, किस बात की उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ये रिपोर्ट ये कहती है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, कोई पर्टिकुलर सेक्सुअल ऑफेंस उस विक्टिम के साथ हुआ है, उसका ये एग्जामिनेशन किया गया है। तो ये इस रिपोर्ट से, ये जो रिपोर्ट है ये इससे हमको जाहिर हो रहा है। इसके बाद आता है नेम, ये उस विक्टिम का नाम आ जाएगा कि ये उसका क्या नाम है। देन हमने जैसे मिस ए बी इसका नाम रख दिया है, डॉटर ऑफ, है ना, ये हम डॉटर ऑफ ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉटर ऑफ डी डी, ये डी डी उसके फादर का नाम आ गया। तो ये इसके बाद कास्ट, उसकी कास्ट क्या है। वैसे अभी मान्य इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का शायद एक सर्कुलर या कुछ आया है कि अब ये जो कास्ट है ये इसमें विलुप्त की जानी चाहिए, ये नहीं लिखी जानी चाहिए ये कास्ट। लेकिन जो हमारे यहाँ परफॉर्मे बने हुए हैं, अभी मेडिकल रिपोर्ट हो चाहे दूसरे परफॉर्मे हो, उनमें कास्ट आ रही है, लेकिन वास्तव में ये कोशिश होनी चाहिए कि ये कास्ट नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि इससे कोई ऑफिसर या कोई दूसरा व्यक्ति किसी से प्रभावित हो सकता है। ऐसी संभावनाएं, हम जैसा कि समाज में कास्ट को लेकर एक खींचतान चलती रहती है, तो संभावना है, तो ऐसा मेरा भी यही मानना है कि यहाँ विक्टिम की या अक्यूज्ड की कास्ट नहीं आनी चाहिए। लेकिन खैर ये तो हमारे सुधार और रिफॉर्म्स की बातें हैं। अभी तो हम ये देखते हैं कि इसमें ये कास्ट का एक कॉलम होता है, ये इसलिए होता है कि उसकी आइडेंटिटी को हम पुख्ता कर सकें कि ये वही व्यक्ति है। इसके बाद रेजिडेंस ऑफ, यहाँ उसका रेजिडेंस आ जाएगा। ये देखिए, ये रेजिडेंस के लिए मैंने जगह खाली छोड़ी है। इसके बाद पीएस यानी पुलिस थाना, कौन से पुलिस थाने के इलाके की ये विक्टिम जो है ये रहने वाली है, ये विक्टिम का डिटेल हम दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी मेडिकल जो रिपोर्ट है वो बन रही है। सबसे ऊपर हमने देखा कि वहाँ पीएससी का नाम और डिस्पैच नंबर, डेट वगैरह वो आ रही है। इसके बाद विक्टिम का नाम पता आ रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट आ रहा है उसका, ब्रॉट बाय सोचो पीएस, यानी कौन उसको लेकर आया, जो हॉस्पिटल है वहाँ या किसी छोटे क्लिनिक में या जहाँ भी लाया गया है, तो डॉक्टर ये बात लिख रहा है ब्रॉट बाय, यानी कौन, किसके द्वारा ये विक्टिम इस हॉस्पिटल में लाई गई है। तो ये एसएचओ का नाम आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ ये पुलिस थाना, ठीक है, पीएस, पीएस यानी पुलिस थाना। तो ये सब बातें यहाँ लिखी गई। इसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि कोर्ट में जब विक्टिम आती है तो वहाँ इसकी पहचान स्थापित करना होता है। और ये बात एक तरह से देखिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो, मैं ये देखती हूँ कि अक्सर इस बात को इंगित नहीं करते कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी जो एमआर है, मेडिकल रिपोर्ट, इसमें जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ये उस विक्टिम के शरीर पर मौजूद है या नहीं है। ये जब विक्टिम कोर्ट में बयान देने के लिए आता है, हालांकि जो हमारी सेशन कोर्ट्स है उनमें तो ये जो जुडिशियल ऑफिसर विजिलेंट होते हैं वो इस बात को लिखवा देते हैं, वो पीपी को ये एडवाइस दे देते हैं कि वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखवाएं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट में
ये जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो उस विक्टिम के शरीर पर मौजूद है या नहीं। लेकिन डॉक्टर अपने इसमें यहाँ मार्क लिखता है, देखिए डॉक्टर इसलिए लिखता है कि उसने किस विक्टिम का एग्जामिनेशन किया है, यहाँ वो इम्पोर्टेंट रूप से इसको लिखता है। और हर जो भी आईआर जो आती है, इंजरी रिपोर्ट, भले ही मान ले आप किसी भी केस में, या एमआर आती है, मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, तो कहाँ भी आप देखेंगे तो विक्टिम का जो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये जरूर लिखा जाता है, स्कार मार्क ऑन। अब देखिए ये जो मैंने पर्टिकुलर आपको एग्जांपल लिया है, इसके फोरहेड पर स्कार का मार्क है, एक निशान बना हुआ है उसके फोरहेड पर। बर्थ मार्क एट लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड है उसके लेफ्ट साइड में एक और उसके जन्म से ही एक चिन्ह है, निशान है, बर्थ मार्क है। तो ये दो निशान उसके शरीर पर है जो हमारी विक्टिम है जिसकी ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो उसके ये जो जब हम ये लिखवाते हैं कोर्ट में कि डॉक्टर ने इस पर्टिकुलर मार्क वाली विक्टिम की जांच की थी, तो जब डॉक्टर आता है तब तो ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब लिखवाता है। लेकिन जब विक्टिम आती है तो उसमें ज़्यादातर उसका जो बयान होता है, उसका जो स्टेटमेंट होता है, उसमें ये आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं लिखवाया जाता। तो मेरा ये मानना है कि उसमें ये लिखवाया जाना चाहिए। इसके बाद कंसेंट, देखिए ये अगर माइनर लड़की है तो उसके जो गार्जियन है वो कंसेंट देते हैं, और अगर वो 18 साल से बड़ी है, मेजर है, तो फिर वो खुद कंसेंट यहाँ अपना शारीरिक परीक्षण करवाने के लिए, अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए डॉक्टर को कंसेंट देती है। तो यहाँ ये देखिए, मैं मेरी बेटी ए के शरीर का परीक्षण, ये जो हमने ए बी जो लड़की ली है, पीछे आपने देखा ना, ये ए बी लिया है हमने, ये देखिए ये मार्क, ये ए बी जो विक्टिम है वो हमारी ए बी है। तो यहाँ भी हम ये इसको ए बी लिख देते हैं कि मैं मेरी बेटी ए बी के शरीर का शारीरिक परीक्षण एवं प्राइवेट पार्ट की परीक्षा करवाने की अनुमति देती हूँ। ये जो है उसकी मदर से जो है ये कंसेंट डॉक्टर ने ली है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं ना आप, तो कैसे कैसे हम मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर बनाते हैं। इसके बाद वो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वो ये बताता है कि जनरल बिहेवियर उसका कैसा है लड़की का। ठीक है, लड़की या लड़का जो भी विक्टिम है उसका जनरल बिहेवियर कैसा है, तो इसमें डॉक्टर ने लिखा है कि नॉर्मल है। फिर मेंटल कंडीशन उसकी क्या है, तो ये भी डॉक्टर ने नॉर्मल बताई है। फिर वेल ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, मतलब उसका ओरिएंटेशन उससे पूछा जाता है कि जब परीक्षण के समय की टाइम क्या हुआ है, या टाइम को वो कैसे देखती है, अभी कहाँ बैठी हुई है, कहाँ पे वो आई है, पर्सन कौन वो लाया है, किसको पहचान रही है, कौन पुलिस वाला है, कौन डॉक्टर है। तो ये टाइम प्लेस एंड पर्सन के बारे में उससे सवाल पूछ के उसका ओरिएंटेशन चेक किया जाता है कि वो चीज़ों को पहचान पा रही है, नहीं पहचान पा रही है, उनके प्रति किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट कर रही है, क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें उसकी मेंटल और फिजिकल जो बिहेवियर है उसको चेक करने के लिए पूछी जाती हैं। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि कहीं विक्टिम कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से पीड़ित तो नहीं है, वो पागल तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करनी जरूरी है। और ये उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी को जांच करने के लिए होती है। नो एनी इंजरी ऑन बॉडी, और बॉडी पर इंजरी चेक की जाती है कि उसके शरीर पर कोई इंजरी है या नहीं है। इसके बाद जेनाइटल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि रेप केसेस में जेनाइटल एग्जामिनेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। यही वो शरीर का हिस्सा होता है जहां उसको सबसे ज़्यादा उसको इंजरी पहुंचाई जाती है। इसके बाद उसका जो उसके हेयर्स के बारे में, प्यूबिक हेयर की क्या स्थिति है। देखिए ये जो वेजाइना वाला पार्ट है, यहाँ उसके हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर बोला जाता है इनको। तो वो ये लिखता है कि प्रेजेंट है कि नहीं है, कलर क्या है उनका, ब्लैक इन कलर, अपवर्ड डायरेक्शन और डायरेक्शन उनका क्या है, ये तीनों बातें इसमें लिखी जाती हैं। अब ये जो प्रेजेंट होना, ये प्यूबिक हेयर का जो प्रेजेंट होना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि ये उसका, अगर लड़की, हम अभी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के केस की बात करेंगे कि
लड़की की उम्र को जांच करने के लिए ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्यूबिक हेयर जो है वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, और हम आगे देखेंगे, अभी हमारी वीडियो की स्लाइड में हम आगे इस चीज को आप पहचान कर पाएंगे कि वास्तव में ये कितने इम्पोर्टेंट है लड़की की एज को निर्धारित करने में। तो रेप के साथ साथ ये जो रिपोर्ट है ये हमारी इस तरफ भी इशारा करती है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो इसमें जो तथ्य आए हैं, ये न्यायालय को उस विक्टिम की एज को डिटरमाइन करने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद ये देखिए, ये वजाइना की स्थिति है, नो एनी इंजरी एंड वेल डेवलप्ड। अब ये भी डेवलप्ड है कि नहीं है ये डॉक्टर लिख रहा है, साथ में इंजरी की बात कर रहा है। वल्वा, नो एनी अब्रेजन, ब्लड प्रेजेंट है। अब यहाँ ये उसका जो भीतर का हिस्सा है ये वल्वा कहा जाता है, और यहाँ ये ब्लड की प्रेजेंस दिखाई गई है। इससे हम ये कंसिडर कर पाते हैं कि अंदर पेंट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद ये फॉरसेट की बात कर रहे हैं, हेल्दी, नो इन स्टेन एंड इंजरी, यहाँ भी कोई इंजरी नहीं पाई गई है। सर्विक्स हार्ड है या फर्म है, सर्कुलर है, क्लोज्ड है, नो टेंडरनेस एंड पेन। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ बता रही हैं कि उसमें कोई सूजन है, टेंडरनेस है, पेन है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब पीवी एग्जामिनेशन, वन फिंगर इजिली इंट्रोड्यूस्ड। वजाइना में डॉक्टर एक, इसीलिए इसमें यहाँ लेडी डॉक्टर्स जो है ये वो अगर फीमेल है विक्टिम तो उसको चेक करती हैं अंदर फिंगर से, तो इसको पीवी एग्जामिनेशन कहते हैं। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको ये जो चीज़ है ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तभी वो अच्छे से उसके बयान करवा पाएंगे। रेप केसेस में इनका बड़ा महत्व होता है। अगर कोई भी चीज़ आपने छोड़ दी है तो उस विक्टिम के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, और अगर वास्तव में ये ऐसा लगता है कि विक्टिम ने कोई बनावटी कहानी पेश की है तो फिर मुलजिम को न्याय दिलाने के लिए भी इन चीज़ों की बड़ी अहम भूमिका है। तो यहाँ नो टेंडरनेस इन्होंने लिखा है, हाइमन नॉट इंटैक्ट। अब यहाँ ये जो बॉडी पर जो झिल्ली होती है इसकी, ये हाइमन कहलाती है। तो ये जब इस तरह का अगर मान लो रेप वगैरह होता है तो ये हाइमन फट जाता है, क्योंकि ये एक पतली सी झिल्ली होती है। तो यहाँ ये लिखा जाता है नॉट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हाइमन आपको पता होना चाहिए कि ये इंटैक्ट नहीं रहता है। तो यहाँ भी डॉक्टर ने लिखा है नॉट इंटैक्ट, और लिखा है ऑल्ड टॉर्न, या फिर ये लिखते हैं टॉर्न। तो ये तीनों बातें ही इस हाइमन के लिए लिखी जाती हैं, नॉट इंटैक्ट, ऑल्ड टॉर्न और टॉर्न। या फिर अगर इंटैक्ट है तो जैसे छोटी बच्चियां, 4 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, इनसे कई बार रेप के मामले आते हैं, तो इनमें हाइमन इंटैक्ट ही रहता है। ठीक है। तो जो मुलजिम के एडवोकेट हैं वो जिरह में क्वेश्चन इस बारे में पूछते हैं, और वो ये बहस करते हैं कि अगर छोटी बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उसका हाइमन इंटैक्ट रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई तरह के डिसीजन दिए हैं कि किस लेवल का पेंट्रेशन हो सकता है और कब ये पूरा रैप्चर हो जाता है, नहीं होता है। क्या छोटी बच्ची जैसे 2 साल 3 साल की बच्चियों के जो रेप केसेस हैं वो हमारे सामने आते हैं। मैं पोक्सो केसेस में इसी तरह के केसेस को डील करती हूँ। तो ये छोटी बच्चियों के मामले बड़े पीड़ा जनक होते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं ये हम लोगों को। उनको देख देख के बच्चियों को बहुत दुख होता है। तो वहाँ ये इस मुद्दे पर बहुत बहस होती है। तो इसमें फिर कभी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की इसमें चर्चा करूँगी। आज तो मैं सिर्फ आपको इतना सा ये इंटैक्ट और नॉट इंटैक्ट का ये बता रही हूँ। इसके बाद ये वेजाइनल स्वैब एंड स्मीयर टेकन एंड सेंट फॉर FSL टू डिटेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जेनोकोकाई एंड मैचिंग ब्लड ग्रुप। अच्छा, अब ये इसमें 2 तरह के ये सैंपल लिए जाते हैं। एक तो वेजाइनल स्वैब का सैंपल लिया जाता है, एक स्मीयर का सैंपल लिया जाता है। ये इसलिए लेते हैं कि वहाँ जो वेजाइना है वहाँ जो पुरुष के स्पर्म्स हैं वो मौजूद हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर ये मौजूद हैं तो फिर ये उस रेप को एस्टेब्लिश कर देंगे।
ठीक है। तो ये एफएसएल जांच के लिए भेजे जाते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप भी मैचिंग के लिए भेजा जाता है कि वहाँ वो ब्लड ग्रुप कोई है कि नहीं है, कि या किसी कोई फॉरेन अदर कोई पार्टिकल वहाँ मौजूद है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद ओपिनियन आता है डॉक्टर का। तो यहाँ देखिए डॉक्टर क्या कह रहा है, इन माय ओपिनियन नथिंग सजेस्टिव फॉर दैट शी इज वर्जिन। यहाँ नेगेटिव में, यहाँ भी लैंग्वेज को नेगेटिव में ही यूज किया गया है। नथिंग शब्द यूज करते हुए पहले नोट को लिख दिया गया है कि शी इज वर्जिन। इन माई ओपिनियन नथिंग सजेस्टिव दैट शी इज वर्जिन। इसका मतलब ये है कि वह लड़की, इस बात से मतलब इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, क्योंकि डॉक्टर जो है वो नेगेटिव में रिपोर्ट दे रहा है कि वो वर्जिन नहीं है। या देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट नेगेटिव है, इसका मतलब वो शी इज नॉट वर्जिन। ठीक है, तो ये इसमें आएगा। For sexual intercourse, sample of blood, saliva and vaginal swab and smear are sent to FSL and final report will be given after FSL report। अब देखिए ये डॉक्टर जो है यहाँ लड़की को ये तो बता रहा है कि वो वर्जिन नहीं है, लेकिन फाइनल जो रिपोर्ट है वो एफएसएल से आएगी कि वहाँ स्पर्मेटोजोआ की उपस्थिति है कि नहीं है, या और कोई अदर फॉरेन पार्टिकल उसकी वजाइना में है कि नहीं है, या उसकी ब्लड रिपोर्ट क्या है, उसकी कपड़ों यहाँ उसकी क्लोथिंग भी ली जाती है, कपड़े लिए जाते हैं, तो कपड़ों पर कोई किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड आया है नहीं आया है, कोई और डीएनए रिपोर्टिंग, आजकल जैसे डीएनए की रिपोर्टिंग की जाती है तो उसकी क्या पोजीशन है, तो इन सब बातों के बारे में जांच की जाती है। तो ये डॉक्टर जो है अपनी पहली रिपोर्ट दे रहा है और ये फाइनल रिपोर्ट जो है वो एफएसएल से आने के बाद देगा। अब कॉपी टू एसएचओ, ये रिपोर्ट की जो कॉपी है वो एसएचओ को भेजी जाती है, फिर डॉक्टर यहाँ अपने सिग्नेचर करता है, इसके बाद यहाँ फिर से सिग्नेचर एंड सील वो लगाता है। तो ये एक जो रेप केसेस में एक डॉक्टर अपनी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है। अब यहाँ ये देखिए कि कंसेंट का जैसे मैटर है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो कई बार ये मैरिटल स्टेटस के बारे में भी लिखते हैं कि लड़की मैरिड है या अनमैरिड है, क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये एक सेकेंड रिपोर्ट है, ये सेकेंड रिपोर्ट है। ये दूसरा मैंने दिया है क्योंकि कई बार क्या होता है अलग अलग डॉक्टर्स की रिपोर्ट के कारण उनमें थोड़ा बहुत जो उनका लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट आता है। तो कई बार फिजिकल एग्जामिनेशन में वो लिखते हैं एवरेज बिल्ट, कि उसका जो डेवलपमेंट है वो एवरेज है, जनरल डेवलपमेंट कैसा है तो वो भी इन्होंने एवरेज बिल्ट बताया है। इसके बाद एज ऑफ मेनार्की, ये 3 ईयर बैक, ये जो मेनार्की की एज है, जो लड़की का मेंस्ट्रुअल सर्किल शुरू होता है उसकी ये बताई जा रही है कि उसको 3 साल पहले शुरू हो गया था। प्रेग्नेंट का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है इसमें, कि ये भी चेक किया जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो यहाँ उसको नेगेटिव बताया जा रहा है। उसकी एलएमपी, ये एलएमपी है, ठीक है। तो ये उसके जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उसकी डेट उसकी बताई जा रही है, क्योंकि ये डेट इसमें इसलिए बतानी महत्वपूर्ण होती है कि उसका वो लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये पहली चीज तो इसी से डिसाइड हो जाती है। ओबीएस H/O, ये अनमैरिड इसका दिखा रखा है। तो ठीक है, ये बातें भी डॉक्टर्स इसमें लिखते हैं। इसके बाद वही हेयर की स्थिति है, स्कल्प में क्या स्थिति है उसकी, प्रेजेंट है कि नहीं है, आईब्रो की क्या स्थिति है, ये प्रेजेंट है, उसकी प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंट है। प्यूबिक हेयर का मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑक्सिलरी हेयर्स के बारे में भी ये लिखा जाता है। ये जो हाथ है, जो हाथ के अंदर के जो बाल होते हैं, जो हम काक के बाल बोलते हैं जिनको, वो ऑक्सिलरी हेयर कहलाते हैं। तो जो माइनर गर्ल्स होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनमें ऑक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी हम माननीय हाईकोर्ट के एक डिसीजन से इसकी चर्चा करेंगे, और इसलिए ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये चीज आती है और एज के डिटर्मिनेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी आपको गौर से देखनी चाहिए।
स्टेन्स ओवर द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, स्टेन्स की क्या पोजीशन है, इंजरी क्या है, डेवलपमेंट, अबनॉर्मलिटी इफ एनी, क्या कोई अबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, तो ये एन का मतलब नील नील, मतलब कुछ भी नहीं आया है इसमें। इंजरी को नील दिखाया है, वेजाइना हेल्दी दिखा रखी है, ये हाइमन ओल्ड टोर्न बताया है, डिस्चार्ज कुछ भी नहीं है, पीवी 1 फिंगर इन्होंने बताई है। अब ये ओपिनियन बता रहे हैं, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू एग्जामिनेशन ओपिनियन ऑफ बोर्ड, अब यहाँ ना बोर्ड ने एग्जामिनेशन किया है, ठीक है, तो कम से कम बोर्ड में 2 डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर वैसे नियम ये है कि 3 डॉक्टरों के बोर्ड से ये एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ बोर्ड ने एग्जामिनेशन किया है। बोर्ड इज देयर आर नो साइन ऑफ यूज ऑफ फोर्स, however final opinion is reserved pending availability of FSL report, sexual violence cannot be ruled out। अब देखिए यहाँ हम इस चीज को डॉक्टर ने क्या लिखा है, पिछली वाली रिपोर्ट में हमने ये पढ़ा कि डॉक्टर ये लिखता है कि नथिंग टू सजेस्ट दैट द विक्टिम इज वर्जिन, ठीक है, वहां तो उन्होंने ये लिखा है। यहाँ डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, वो लिख रहा है नो साइन ऑफ यूज ऑफ फोर्स, ये लिख रहा है डॉक्टर कि फोर्स के जबरदस्ती करने की कोई साइन नहीं है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट जो है वो रिजर्व की जाती है। रिजर्व कब तक, जब तक कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक जो है उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट को, फाइनल ओपिनियन को रिजर्व कर लिया है। लेकिन प्राइमा फेसी रिपोर्ट में डॉक्टर ये नहीं उसने बताया है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। हालांकि ये इन्होंने हाइमन जो लिखा है ये ओल्ड टोर्न बताया है। अब इस ओल्ड टोर्न में भी मैं एक पेज है वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी कि अब यहाँ ये जो फोर्स है ये डॉक्टर ने बहुत ही गलत लाइन लिख दी है। अब इसमें बहुत सारे जजेस जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के कहने के आधार पर ही ये मान लेते हैं कि इसमें लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है कि नो साइन ऑफ यूज ऑफ फोर्स, वहाँ फोर्स के यूज के कोई साइन नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ठीक है। तो अब ये उन्होंने बड़ी टिपिकल सी ये रिपोर्ट उन्होंने दे दी है। मेरा ये मानना है कि ये जो इन्होंने लिखा है नो साइन ऑफ यूज ऑफ फोर्स, ये बहुत ही गलत है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये कहा है कि डॉक्टर्स इस तरह की रिपोर्ट नहीं दे सकते, और इसलिए सरकार ने इस बारे में गाइडलाइन भी जारी की है कि ये डॉक्टर की ये कहना कि नो साइन ऑफ यूज ऑफ फोर्स ये बिल्कुल गलत है। मैं अभी आपको उसको गाइडलाइन भी पढ़कर बताऊंगी। अब एक और ये तीसरी रिपोर्ट है, मैंने केवल इसका ओपिनियन पार्ट ही लिखा है। ये जो तीसरी रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी पूरी रिपोर्ट है, लेकिन मैंने केवल इसका थोड़ा सा पार्ट भी ही लिखा है। इसमें मतलब देखिए वो ही सेम टाइप की रिपोर्ट है, देयर आर नो साइन ऑफ यूज ऑफ फोर्स। मैंने यही बताने के लिए इस तीसरी रिपोर्ट को भी लिया है कि देखिए अलग अलग डॉक्टर किस तरह अलग अलग इसमें रिपोर्ट देते हैं। अब ये भी रिपोर्ट बहुत ही गलत तरीके से इसमें बनाई गई है। क्यों गलत तरीके से बनाई गई है इसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। एक बार पहले हम जो मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात बता रही थी कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उनका लिखना, एक जो रेप की जो रिपोर्ट है उसमें उनका लिखना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्या कोर्ट उससे क्या प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है, क्या इन्फ्रेंस कोर्ट ड्रॉ कर सकता है, उन सब बातों के बारे में। ये एक केस है हमारे पास मोती चंद वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का, 14 नवंबर 2000 का केस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये। इसमें एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया था, लेकिन उसकी एज को डिटर्मिनेशन करने का प्रश्न था। तो इसमें देखिए उसकी हाइट लड़की की 142 सेंटीमीटर बता रखी थी, उसका वेट केवल 25 ग्राम था, उसके टीथ 28 दांत उसके आए हुए थे, उसकी ब्रेस्ट बिल्कुल स्मॉल थी, उसके एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर नॉट डेवलप्ड थे। मैंने यहाँ देखिए ये पॉइंट आपको पहले भी बताए हैं कि यहाँ ये नॉट डेवलप्ड दिखा रखे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? हम उसको किस एज ग्रुप की लड़की माने?
और ये हमारे ये जो चीज़ें बता रखी हैं, हाइट, वेट, इनसे भी हमको क्या अनुमान लग रहा है, क्या इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर पा रहे हैं कि क्या ये जिस भी विक्टिम की ये रिपोर्ट है, और क्या हम उसको ये कह सकते हैं कि वो किस एज ग्रुप की लड़की है या महिला है। तो इस बारे में ये जो मोतीचंद का केस है, इसमें माननीय हाई कोर्ट ने इस बातों के बारे में डिस्कस किया है। अब देखिए क्या लिखते हैं माननीय हाई कोर्ट, इसमें क्या लिखती है, द ग्रोथ ऑफ हेयर अपीयर्स फर्स्ट ऑन द प्यूप्स एंड देन इन द ऑक्सिला। यानी पहले उसके प्यूप्स पर बाल आते हैं, जब बच्ची कोई ग्रो करती है तो प्यूप्स पर बाल आएंगे, इसके बाद उसके जो आर्म पिट है, आर्म पिट, ठीक है, प्यूप्स वाला ये जो बाल है ये उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है वो हिस्सा है, और आर्म पिट उसके हाथ वाला हिस्सा है, ये उसके ऑक्सिलरी हेयर्स हैं। तो ये इन्होंने लिखा है कि पहले प्यूब्स पर बाल आते हैं, इसके बाद ये आर्मपिट यानी ऑक्सिलरी हेयर्स आते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ बिगिनिंग प्यूबर्टी इज फाउंड विद द अपीयरेंस ऑफ हेयर अलोंग लिबिया। In the case of girls, it commences with the appearance of soft and pale colored downy hairs on the pubes at the age of 13 years. यानी मानी हाईकोर्ट ने अलग अलग अपनी टेक्निकल और मेडिकल राय के आधार पर इन्होंने बहुत रिसर्च करके ये माना है कि करीब 13 साल की उम्र में ये जो प्यूब्स वाले हेयर हैं और आर्मपिट वाले हेयर्स हैं, ये उस लड़की के आना शुरू हो जाते हैं। देन एंड ए फ्यू स्पेयर डार्क हेयर्स अपीयर एट अबाउट 14 ईयर्स। इसके बाद ये 14 ईयर्स में थोड़े से और डार्क हो जाते हैं। द ग्रोथ बिकम्स थिकर इन द कोर्स ऑफ ए ईयर। इसके बाद ये जब जब थोड़ी सी और बड़ी होती है तो उनकी ग्रोथ और होती है और वो और थिकर हो जाते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि अगर जो देखिए जो पॉक्सो के केसेस हैं, जो छोटी बच्चियों के मामले हैं, उनमें 3 तरह की एज ग्रुप है। एक तो ये है, हम इसको कहेंगे 1 से लेकर 1 डे से लेकर, पहले दिन से लेकर, और ये 12 साल, ठीक है, या मैं इसको ये कह सकती हूँ बिफोर 12 साल से छोटी। इसके बाद 12 से, और ये 16, फिर 16 से 18, ठीक है, और फिर ये आएगा लेस देन, और फिर ये बिगर देन 18। तो अब हमारे पास देखिए 4 एज ग्रुप हो गए। एक तो 12 साल से कम उम्र की बच्चियां, उसके मामले में सजा का प्रोविजन अलग तरीके से होता है, उनमें ज़्यादा सीरियस सजा होती है, ठीक है। इसके बाद 12 से 16 साल की बच्चियां होती हैं, उनमें सजा की कैटेगरी अलग है। फिर 16 से 18 की बच्चियों की स्थिति, उसमें सजा की स्थिति अलग है, और 18 साल से अगर बड़ी कोई बच्ची है या महिला है तो उसमें सजा की स्थिति अलग होती है। तो यहाँ हम उसकी उम्र का निर्धारण भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं ये बड़ी भूमिका इसमें निभाते हैं। तो देखिए ये जो मोतीचंद का डिसीजन है ये कहता है कि जो ऑक्सिलरी और प्यूब्स के जो हेयर है ये 13 साल में बच्ची को आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए यहाँ ये जो लड़की है इसके ऑक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर इन्होंने नॉट डेवलप्ड बताए हैं डॉक्टर ने। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की 12 साल से तो कम थी। अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए कि वो लड़की 12 साल से कम थी। कैसे? क्योंकि उसके तो ये प्यूब्स डेवलप्ड ही नहीं थे, प्यूबिक हेयर एंड ऑक्सिलरी हेयर डेवलप ही नहीं थे, ये तो 13 साल के बाद आना शुरू होते हैं। इसका मतलब वो इस पहले वाले एज ग्रुप की बच्ची थी। तो इस तरह आप ये देखिए, इसी तरह इसमें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। अब जैसे ये टीथ है, हाइट है, वेट है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स है, माइनर साइंस है, ये सारी बातें इस केस में डिस्कस हुई थी। तो उसके आधार पर हम इसमें जो है
वैसे तो देखिए एज को डिसाइड करने के लिए हमारे पास दूसरी और एविडेंस आती है, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कोर्ट के सामने आता है, और तमाम उसके जो माता पिता हैं उनकी गवाही होती है, उनका स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर की ये जो रिपोर्ट है जिसमें उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो आ रहे हैं, उसकी बॉडी जो शो कर रही है, वो वहां से हम उसको कोरोबरेट कर सकते हैं। अब जो हमने फोर्स की बात की थी, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि क्या डॉक्टर इस तरह का शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेप जो है वो एक मेडिकल टर्म नहीं है। रेप एक मेडिकल टर्म नहीं है। वो कैसा टर्म है? देखिए, दो तरह के शब्द हैं, एक मेडिकल, ठीक है, मेडिकल, और दूसरा लीगल। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है, वो जजमेंट में ढूंढ नहीं पाई, मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको बता दूंगी कि उन्होंने ये कहा है कि रेप के अंदर ये लीगल टर्म है, ये मेडिकल टर्म नहीं है, और डॉक्टर जो है फोर्स के बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। फोर्स के बारे में ओपिनियन कोर्ट तय करेगी, कोर्ट बताएगी। क्योंकि रेप क्या होता है? रेप होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लस फोर्स। ये दो चीजें तो आती हैं रेप में, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी अगर बिना सहमति के अगर कोई चीज है तो वो उसका रेप होगा, तो फोर्स आएगा ना। बिना सहमति उसकी इच्छा के विरुद्ध कर रहा है, उसकी सहमति के बिना कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स से कर रहा है, जबरदस्ती से कर रहा है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लस फोर्स मिलके रेप बनता है। तो ये जो रेप शब्द है ये एक लीगल टर्म है, ये मेडिकल टर्म नहीं है। तो ये माननीय कोर्ट ने कहा है। तो डॉक्टर मस्ट अवॉइड द वर्ड इवन इन कोर्ट डिपोजिशंस। तो द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज एडवाइज्ड डॉक्टर्स नॉट टू यूज द वर्ड रेप इन मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन सेक्सुअल असोल्ट विक्टिम्स एंड इवन इन कोर्ट डिपोजिशन। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है, डॉक्टर्स को ये एडवाइज जारी की है कि उनको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहती है? रेप इज नॉट ए मेडिकल डायग्नोसिस, इट इज ए लीगल डेफिनेशन। हेल्थ मिनिस्ट्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि बहुत सारे इस बारे में जजमेंट आए हैं और वहां तक गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची है कि डॉक्टर्स का ये आचरण बिल्कुल सही नहीं है। वो अपनी राय देते हैं और फिर कोर्ट को देखिए, इसमें बहुत जो जजेस होते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होना चाहिए। डॉक्टर क्या कह रहा है, क्या वो सही बोल रहा है या उसका कुछ और इंटरेस्ट है, पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे हैं, विक्टिम क्या कह रहे हैं, उनके हाव भाव क्या कहते हैं, बहुत सारी बातों पर जज को विचार करना चाहिए। उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज होना चाहिए। तो यहाँ जब ये बातें पहुंची तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइस डॉक्टर्स को जारी की कि रेप इज नॉट ए मेडिकल डायग्नोसिस, इट इज नॉट ए मेडिकल टर्म, इट इज ए लीगल डेफिनेशन, हेंस द वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल फॉरवर्डिंग ओपिनियन। तो डॉक्टर, कई बार तो मैंने ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं डॉक्टर्स की, वो ये कह देते हैं कि इस लड़की के साथ रेप ही नहीं हुआ। अरे भाई, डॉक्टर्स कौन होते हैं कहने वाले? ये चीज तो कोर्ट तय करेगी। डॉक्टर को क्या तय करना है? डॉक्टर को बताना है उसके शरीर की पोजीशन क्या है, उसकी इंजरी बतानी है डॉक्टर को फैक्ट बताने हैं, ठीक है। डॉक्टर को फैक्ट बताने हैं। किसके बारे में फैक्ट बताने हैं? उसकी इंजरी के बारे में बताने हैं, उसकी हेल्थ के बारे में बताने हैं, उसके ऑर्गन्स के बारे में बताने हैं कि उसके ऑर्गन्स किस रूप में है। इन सब के बारे में उसकी पोजीशन बतानी है, उसके हाइमन की पोजीशन बतानी है, उसके अदर पार्ट्स की पोजीशन बतानी है, लेकिन वो रेप के बारे में ओपिनियन नहीं देगा। तो says the latest instruction manual for forensic medical examination report of sexual assault victim brought out by the Indian Council of Medical Research under the Department of Health Research DHR, the victim must not be refused treatment। ये बात उन्होंने कही है मेडिकल
जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इन्होंने ये अपने डॉक्टर्स को ये सुझाव दिया है कि वो अपने शब्दों में रेप जैसे शब्द यूज ना करें, वो अपने शब्दों में फोर्स का जो शब्द है वो यूज ना करें। और ये इस तरह की रिपोर्ट, कई बार तो मैं कोर्ट में, मेरे को तो इस बारे में गुस्सा आता है कि इतने इतने ये अनुभवी लोग हो जाते हैं, क्यों, क्या इनका इंटेंशन होता है कि इस तरह के ये शब्द लिखते हैं। उनको फैक्ट्स पर अपनी रिपोर्ट देनी है और फैक्ट्स तक ही अपनी रिपोर्ट सीमित होनी चाहिए, उनको कोर्ट का काम नहीं करना चाहिए। और तो ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यहाँ उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, तो उनको भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए, इस तरह की रिकमेंडेशंस को मानना चाहिए। और पुलिस को भी उनको ये बताना चाहिए कि वो जो है इस बारे में अपनी जो डॉक्टर से सही रिपोर्ट लेकर आए। वो डॉक्टर्स उसको ये बताएगा कि लड़की वर्जिन है या नहीं है, ठीक है, डॉक्टर इस बारे में राय देगा। Importantly, the manual suggests that the doctor should not identify a victim as habituated to sexual। अब अच्छा, डॉक्टर से इसमें हैबिचुअल भी लिखते हैं, ठीक है, ये हैबिचुअल शब्द भी उसमें लिखते हैं, ये भी इन्होंने कहा है कि इस तरह भी नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये उस पर एक स्टिग्मा है। क्योंकि डॉक्टर क्या है, बेसिस ऑफ फिंगर टेस्ट, ये फिंगर टेस्ट आजकल ये जो मानवाधिकार है इस मामले में बहुत इसमें बातें उठ रही हैं कि ये फिंगर टेस्ट किसी विक्टिम के मानवाधिकार का हनन करता है, नहीं करता है, ऐसी बातें भी उठ रही हैं। और ये देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये एडवाइस किया है कि ये फिंगर टेस्ट के आधार पर उस लड़की को हैबिचुअल बताने से डॉक्टर वो करें। Identification is an unlawful interference with her privacy and unlawful attack on her honor and reputation and is violation of her human rights. In a prosecution of sexual assault where the question of consent is at issue, evidence of the character of the victim or of her, तो ये देखिए कि इसमें जो कंसेंट का बिंदु है वो कोर्ट को तय करना है, और इसलिए डॉक्टर्स को इस बारे में नहीं लिखना चाहिए। अब आगे इन्होंने क्या कहा है कि जो कंसेंट का बिंदु है, द मैनुअल फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज पॉसिबल विदाउट लिविंग एनी मेडिकल एविडेंस। ये देखिए, ये फोर्स के बारे में ये बड़ी इम्पोर्टेंस जो है गाइडलाइन है कि फोर्स कोई जरूरी नहीं है कि उसके शरीर पर कोई इंजरी उपस्थित हो हम तभी फोर्स माने। जो फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो जरूरी नहीं कि वहाँ कोई मेडिकल एविडेंस छोड़े। Victim may be achieved by emotional manipulation, fear of violence or death, or verbal threats or force used, resistance offered insufficient to produce injury, bruise may not become apparent for 48 hours following an assault. A delay in reporting the incident will allow minor injuries to fade or heal, and the survivors becoming unconscious under the effect of alcohol, drugs are some of the reasons cited for absence of injury. डॉक्टर्स क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ इंजरी होती है, इंजरी वहाँ नहीं होती है, तो ये लिख देते हैं कि फोर्स का यूज नहीं हुआ। ये डॉक्टर्स को तय नहीं करना है, ये फोर्स का यूज जो है ये कोर्ट को तय करना है कि मैटर कंसेंट का था या जबरदस्ती का था। और देखिए, इस रिपोर्ट में साफ ये कहा गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में, कि कई बार तो जैसे अगर मान लो किसी विक्टिम की अगर 1 महीने बाद जांच होती है, 1 महीने बाद जांच होती है, तो अगर, और ये जो लैचेज हैं ये हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि जो ये जो पुलिस है बहुत कई बार ऐसी, मान लो विक्टिम जो रिपोर्ट ही समय पर दर्ज नहीं करवा पाई और कई बार लेट रिपोर्ट्स आती हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स के पास जब विक्टिम ही लेट पहुँचेगी तो कैसे उसकी जांच हो पाएगी, और तब तक तो इंजरी तो हट जाएंगी ना, इंजरी हील हो जाएगी। अभी मैं बताऊं कि मुझे मुझसे कोई केस डिस्कस कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो विक्टिम है उसकी विक्टिम की 3 महीने बाद उसकी वो हो रही है,
उसकी जांच हो रही है, उसकी मेडिकल जांच हो रही है। अब आप बताइए, किसी व्यक्ति को पीट दिया जाता है या उसके साथ किसी भी तरह की कोई वायलेंस की जाती है, 3 महीने बाद अगर पुलिस उसकी जांच करवाएगी, उसकी मेडिकल जांच करवाएगी, उसमें कोई रिपोर्ट आएगी? अभी जैसे हम सुशांत सिंह केस में देखते हैं कि डॉक्टर्स ने जो टाइम है वो ही नहीं लिखा। टाइम कितना क्रूशियल था। जो सुसाइडल के पॉइंट हैं या उसकी डेथ के जो पॉइंट हैं कि किस समय इस व्यक्ति की डेथ हुई, तो वहाँ टाइम लिखा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में, और वो यहाँ टाइम मिसिंग है। तो इस तरह की कई बार जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सही तरीके से कोर्ट के सामने जब नहीं आती, तो कोर्ट्स को बड़ी दिक्कत होती है उन बिंदुओं को डिसाइड करने में, और फिर वो सही जस्टिस तक पहुंचने में रोड़ा अटकाती हैं, अवरोध करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। तो हमें हर लेवल पर हमको ये रिफॉर्म्स चाहिए, तब हम न्याय की वास्तविक हकीकत तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ ये चीज देखिए, फोर्स जो है डॉक्टर्स को नहीं लिखना चाहिए। तो अब ये बात हम करे हैं कि ये आज हमने आपको बताया है कि किस तरह ये जो रिपोर्ट्स हैं ये तैयार होती हैं, इसमें डॉक्टर्स किस तरह की इसमें कमियां इसमें रखी जाती हैं, और क्या क्या बातें इसमें लिखी जाती हैं, क्या किस बात से को उनका क्या निष्कर्ष निकलता है, किस बात से क्या निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो में पढ़ी। और ये विक्टिम्स की रिपोर्ट है। पिछली बार मैंने अक्यूज्ड की पोटेंसी टेस्ट के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम ये जो रेप विक्टिम्स हैं इनकी रिपोर्ट्स को हमने पढ़ा है और समझा है कि इसमें किन किन बातों का क्या महत्व होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। ये इस पर जो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो मैंने बताने की कोशिश की है। जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको जरूर इससे हेल्प मिलेगी कि इसमें किन बिंदुओं के आधार पर, क्योंकि कौन से बिंदु इम्पोर्टेंट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, उनके आधार पर किस तरह इसमें जिरह की जानी चाहिए, किस तरह नहीं की जानी चाहिए, ये इन बातों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। तो थैंक यू कि आपने ये पूरा वीडियो देखा, और अभी आप मेरे को कमेंट करके इस बारे में बताना कि, क्योंकि मैं आपको डॉक्टर का परीक्षण भी, जो डॉक्टर कोर्ट में स्टेटमेंट देता है वो भी आपको मैं इसमें बताना चाहती हूँ। तो आप लोग उसे पसंद करेंगे, आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उससे आपको, अभी जैसे मैंने आपको 2 रिपोर्ट्स आपके समक्ष रखी, इसके बाद कोर्ट में ये गवाही किस तरह होती है, कोर्ट में किन बिंदुओं पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्या सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इन बातों के बारे में भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि इस बिंदु को आप पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे।